नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इस चैनल पर झारखंड डीएलएड, जेटेट, सीटेट, झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा की सभी विषयों की एक श्रृंखला को शुरू कर रखा है। आज हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखने जा रहे हैं जेटेट के पेपर 1 या सीटेट के पेपर 1 में या किसी भी राज्य के पेपर 1 में पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन शिक्षण इस विषय वस्तु के अगली श्रृंखला को। इसके बहुत सारे वीडियोस बन भी चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जंतु और पौधे। जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 थीम्स में 6 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला परिवार एवं पड़ोस पढ़ते हैं, ठीक है ना। परिवार एवं पड़ोस को पढ़ते हैं, फिर हम पौधों एवं जंतु को पढ़ते हैं, फिर भोजन को पढ़ते हैं, जल को पढ़ते हैं, आवास को पढ़ते हैं। देखिए कितने हो गए, परिवार एवं पड़ोस 1 हो गए, पौधे एवं जंतु 2 हो गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं भोजन करेंगे, 3 हो गया, 4 जल हो गया, 5 में आवास हो गया। परिवार एवं पड़ोस में ही जंतु एवं पौधे शायद आ जाते हैं। हाँ, परिवार एवं पड़ोस में ही जंतु पौधे आ जाते हैं। ये जो है क्या बोलते हैं, परिवार और पड़ोस, जंतु और पौधे अलग अलग नहीं है, एक ही में है। परिवार एवं पड़ोस, इसी में जंतु पौधे सब कुछ आसपास में आ जाते हैं। भोजन, जल, आवास, यात्रा के बाद आपको पढ़ते हैं हम लोग चीज़ें जो हम बनाते हैं। इतने टॉपिक्स को कवर करना है। इसमें से पहला टॉपिक आज मैंने लिया है जंतु और पौधे। जंतु और पौधे से जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले आप इसे समझ लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पिछले वर्षों में प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आप जान लें कि सजीवों को पादप जगत, जंतु जगत और सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया गया है। पहले ये विभाग जो है ना, उन्हें आप समझ लें अच्छे से, किन किन भागों में बांटा गया है। आप जब 9 क्लास की NCERT की साइंस की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि जीवों को या पौधों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। 5 वर्गों में विभक्त किया है। मोनेरा के अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम कहते हैं अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन होता है, ठीक है। कवक के अंतर्गत मशरूम और फफूंद का अध्ययन होता है। पादप जगत में हम पौधों का अध्ययन करते हैं और जंतु जगत में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। पादप जगत यानी कि बॉटनी जो बोले और जंतु जगत जो जूलॉजी बोले। लेकिन आपको यहाँ मैं एक टर्म बताना चाहूँगा। पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम के लिए हम लोग फ्लोरा शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोरा शब्द आप लिखते जाएं अगर लिख रहे होंगे तो। जंतु जगत के लिए हम लोग फौना इस शब्द का यूज करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। पहले हम पौधों के बारे में शुरू करते हैं। पौधे पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। बालकों का अपनी बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधों से परिचय होता है। इसीलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वह बालक को पेड़ पौधों के विषय में अवश्य जानकारी दे ताकि पौधे बालक के लिए लाभकारी भूमिका निभाएं। पौधों के भाग एवं उनकी भूमिका। देखिए, पौधों को ना हम लोग उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक प्रथम श्रेणी, क्योंकि ये लोग ही भोजन निर्माण करते हैं, चाहे वह शाकाहारी जीव हो चाहे वह मांसाहारी जीव हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह भोजन के लिए पौधों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। पौधों के मूल भागों की बात करें तो जड़, तना, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं, जबकि कवक, शैवाल आदि में इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। पौधों के इन भागों का विवरण आगे है।
जड़ वह भाग है जो प्रायः भूमि के अंदर होता है। जड़ कितने प्रकार की होती हैं? तो मूसला जड़ें और झकड़ा जड़ें। अब आपको मूसला जड़ किन किन पौधों में पाए जाते हैं और झकड़ा जड़ किन किन पौधों में पाए जाते हैं, इनको थोड़ा जानना जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से मूसला जड़ वाले पौधों के उदाहरण कौन है? मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, सलगम, आम, चुकंदर आदि। मतलब समझिए जो जड़ ना सीधे जमीन में नीचे की ओर जाती है उसे मूसला जड़ कहते हैं। और दूसरा जो है झकड़ा जड़, इसमें गेहूँ, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि आते हैं। यानी कि वो सारे जड़ जो रेशेदार जड़ होते हैं। पौधे की जमीन के नीचे में कुछ ऐसे भी जड़ होते हैं जो रेशे की तरह पूरी फैल जाते हैं। मूसला जड़ जो सीधे जमीन में नीचे की ओर अंदर जाते हैं और झकड़ा जड़ जो फैल जाते हैं। जड़ों का क्या महत्व है? जड़ काम क्या करते हैं? यह पौधों को जमीन से पकड़े रहता है तथा जमीन से जल तथा खनिज पदार्थ अवशोषित करके तना के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ठीक, तना की बात करते हैं तो तना पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा व भूरे रंग का होता है। तने से ही टहनियाँ तथा पत्तियाँ निकलती हैं। तने का महत्व क्या है? यह जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थों को पत्ती व पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। आलू, अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम खाते हैं। पत्ती की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पत्तियों को पौधों का किचन बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ठीक है, पौधों की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती हैं। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैगनी तथा नीले रंग की होती हैं। अब ये रंग जो है ना, मुख्य रूप से कहा जाए तो निर्भर करता है किन बातों पर? उनमें जो प्लास्टिड यानी लवक मौजूद रहते हैं उस पर। आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, इन तीनों प्लास्टों से रंगों का निर्धारण होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का निर्धारण करता है। क्रोमोप्लास्ट माने कि रंग बिरंगे रंग का, तरह तरह के रंगों का निर्धारण करता है। और ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद रंग का निर्धारण करता है। आगे हम पत्तियों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों में भोजन निर्माण के पश्चात जो प्रक्रिया होती है उसी को हम परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्हें कौन कौन से पदार्थ चाहिए होते हैं? जमीन से वो जल लेती हैं जड़ के माध्यम से, और वायुमंडल से कार्बन और डाइऑक्साइड लेती हैं पत्तियों में मौजूद रंध्र नामक छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से, और साथ ही साथ सूरज की रोशनी में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से वे भोजन का तैयार करते हैं। भोजन निर्माण करने के बाद जो एक्स्ट्रा जल, अतिरिक्त जल बचता है उसे वो अपने पत्तियों से बाहर निकाल देती हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। साथ साथ वे ऑक्सीजन छोड़ती हैं जो हम लोग सांस लेते हैं। पौधों द्वारा निर्मित भोजन जो रहता है उनके पत्तियों में, फलों में और तना में स्टार्च कहिए या मंड कहिए या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है ना, वही हम लोग भोजन करते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन करते हैं और जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ये दोनों प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि सजीवों की कोशिका, यानी कि बात करते हैं पौधों की कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लाल रंग के प्रकाश में यह प्रक्रिया अधिक होती है तथा बैगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। देखिए, लाल रंग में सबसे अधिक होगा, उसके बाद बैगनी रंग में सबसे अधिक होगा, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है। देखिए, ये तीनों लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग में, लाल रंग के पश्चात बैगनी रंग में, और किस में सबसे नहीं होता है, तो हरे रंग में।
नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है क्योंकि उसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं। फाख्ता नामक पक्षी जो कि काफ़ी छोटा होता है, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाकर रहता है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कि कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाकर के कौन रहता है? फाख्ता नामक पक्षी। ठीक है। फूल, फूल के बारे में जानते हैं। फूल जो है नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं क्योंकि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं। विभिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की पंखुड़ियाँ का रंग भिन्न भिन्न होता है। जैसे उनके भाग होते हैं बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, किस स्त्री केसर, पुंग केसर। स्त्री केसर जो हो गया वो उसका मादा अंग हो गया और पुंग केसर जो हो गया वो नर अंग हो गया। सबसे बड़ा फूल की बात की जाए तो जापान में पाया जाने वाला रफलेशिया। ठीक है ना। सबसे बड़ा फूल है रफलेशिया और सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। ठीक। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में अवस्थित है। और फलों की टोकरी किसे कहा जाता है? फलों की टोकरी कहा जाता है आपको देहरादून को। अब आगे पढ़ते हैं फूलों का महत्व। परागण की प्रक्रिया फूल द्वारा ही संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया होती है। परागण की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा, जंतुओं जैसे चमगादड़ व घोंघा इत्यादि के द्वारा। देखिए, परागण का अर्थ हो गया कि एक पौधे से जो पराग होते हैं वो दूसरे पौधे तक जाते हैं और इसके द्वारा दोनों पौधों के सम्मिश्रण पर नए बीज की उत्पत्ति होती है। कुछ फूलों को खाया भी जाता है, जैसे केला, सहजन, कद्दू, तोरई। ठीक है। कुछ फूलों से इत्र बनाए जाते हैं तथा इनसे ही लौंग व केसर इत्यादि प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लौंग क्या है? फूल है। ठीक। लौंग फूल है, फूल की एक कली। केसर, केसर भी फूल में आता है। आगे बात करते हैं हम फलों के बारे में। फलों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फलों के अंदर बीज भी होता है। फल सामान्यतः मीठे और खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं। फल के उदाहरण है जैसे सेब, अमरूद, अनार, टमाटर, नींबू। अब बात की जाए, सेब में एसिड होता है जिसके कारण वो खट्टापन भी होता है। कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। अमरूद की बात की जाए तो अमरूद में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। नींबू में कौन सा एसिड होता है? तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है। इस प्रकार बीजों की बात की जाए तो फलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज कहलाते हैं, बीज बनाते हैं, जो बीजों के अंदर भ्रूण होता है, जो नमी व वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। स्प्राउट, आपने देखा होगा चना, जौ, किसी भी बीज को यदि आप पानी में डालकर रखते हैं वो भीग जाता है और कुछ दिनों के पश्चात उसमें से लंबे लंबे रेशेदार जैसे कि उसके स्प्राउट यानी जड़नुमा पदार्थ निकलता है, वही छोटा नन्हा पौधा होता है। बीज का महत्व, कुछ बीजों से तेल निकाले जाते हैं। कई प्रकार के बीजों को खाया भी जाता है, जैसे मूंगफली, दालें, चावल, गेहूँ इत्यादि। पौधों के प्रकार की बात करें तो दुनिया में जितने भी प्रकार के पौधे यदि आप देख रहे हैं उन पौधों को मुख्य रूप से कुछ भागों में बांटते हैं, जैसे शाक, हर्ब्स। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा इनका तना हरे रंग का होता है। ये बहुत ही कोमल होते हैं। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं, यानी कि इसमें तना होता ही नहीं है, लकड़ी होता ही नहीं है। धनिया, मेथी, पालक इत्यादि की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन कि सबसे बड़ा शाक आप किसे कहेंगे, यानी कि द लॉन्गेस्ट हर्ब, तो बता देते हैं बनाना, यानी कि केला। केला एक शाक का उदाहरण है। केला में लकड़ी मौजूद नहीं होता है। झाड़ी, श्रब्स, इनका आकार शाक से बड़ा होता है तथा इनका तना मोटा व कठोर होता है। इसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलती हैं। इनके उदाहरण है जैसे गुलाब, गुड़हल, नींबू। आप तुलसी को भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं वृक्ष की। तो इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। इसके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैल जाती हैं, जैसे आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर इत्यादि। लताओं की बात करें तो
ये वो पौधे हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इनके 2 वर्ग हैं, विसर्जी लता। सामान्य रूप से ये लताएं ज़मीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। इनके उदाहरण हैं खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना। विसर्जी यानी कि जो ज़मीन पर फैलने वाली लताएं हो गई, यानी कि क्रीपर्स। आरोही लताएं जो चढ़ती हैं ऊपर। आरोही लता की बात करें तो क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। क्लाइंबर यानी कि एक पेड़ पर चढ़ जाने वाले। आपने देखा होगा मनी प्लांट को ऊपर की ओर चढ़ने वाली, जो मटर हो गए, अमरबेल हो गए, ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं। बिटर गार्ड यानी कि आप करेला को ही बोल सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर यदि पौधों को बांटा जाए तो कुछ पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें जलोद्भिद कहते हैं, यानी हाइड्रोफाइट्स। ये पानी में पाए जाते हैं, जिनकी जड़ कम विकसित होती है। इनकी पत्तियां पतली व संकरी होती हैं, जिस पर मोम की परत होती है। इसके उदाहरण है जैसे कमल, हाइड्रिला, जल लिली, वाटर लिली। लवणोद्भिद, हैलोफाइट्स। इस प्रकार के पौधे दलदली इलाके में पाए जाते हैं, जिनको कि हम अगर बोलें तो मैंग्रोव, इस इलाके में भी बोल सकते हैं, मैंग्रोव पौधे बोल सकते हैं। सुंदारी वृक्ष, जिसके नाम पर सुंदर वन पड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल के पास, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में उपस्थित। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं। साल्ट मार्स इसका उदाहरण है, साल्ट मार्स, ठीक है। समोद्भिद, मेसोफाइट, ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस तथा शाखा युक्त होता है। इसके उदाहरण हैं मक्का, टमाटर, गेहूं, धान इत्यादि। मरुद्भिद की बात करें, ज़ेरोफाइट्स, ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी एवं जड़ें गहरी होती हैं। इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। इसका उदाहरण है नागफनी, एकासिया, यूफोबिया इत्यादि। पूछा जाता है एकासिया कौन सा प्रकार का पौधा है? ज़ेरोफाइट्स यानी कि मरुद्भिद। कुछ विशेष पौधे निम्नलिखित हैं, जैसे कि बरगद। बरगद को क्यों माना जाता है विशेष? क्योंकि बरगद एक विशालकाय वृक्ष है। इसका फैलाव अधिक होता है, इसकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं। ये ऐसा पौधा है, जब आप देखेंगे इसे, ऐसा पेड़ है, पौधा नहीं, इसे पेड़ कहते हैं, ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें आसमान माने कि इसकी टहनियों से लटकती रहती हैं। काम क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करने, माने कार्बन डाइऑक्साइड खींचने के लिए। ये लोग जो है ना, ज़मीन के बाहर भी इन लोग ये अपना जड़ छोड़ते हैं, ताकि इन लोग को ज़्यादा मात्रा में इन लोग को चाहिए गैस, जिनको स्तंभ जड़ कहते हैं, टैप रूट भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। टैप रूट वाले पौधे कौन हो गए? तो ये बरगद। क्रोटन, यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने का समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं जाती हैं। ये जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चल जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। केला का पौधा एक प्रकार का शाक है, जिसका तना कमजोर व हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं, अभी हमने बताया था ना। खेजड़ी, यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, यह छायादार होती है। एक मुख्य क्वेश्चन जो है रेगिस्तानी ओक से बनता है, बार बार बनता है रेगिस्तानी ओक। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी गहरी जड़ें होती हैं तथा यह पानी में स्थिर होता है। लगभग 40 फीट की गहराई तक इसकी जड़ जाती है। इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। कहते हैं इसके तने में ना पानी स्टोर रहता है, जमा रहता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। घटपर्णी, जिसे हम लोग पिचर प्लांट भी बोलते हैं, निपेंथिस, यह पेड़ कीड़े मकोड़ों, पेड़कों, चूहों एवं छोटे छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। इसका आकार लंबा घड़े जैसा होता है, जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से खुशबू निकलती है, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। हमने देखा तरह तरह के प्रकार के पौधे। अब हम जानते हैं कि पौधों का महत्व क्या है। पौधे के महत्व को हम निम्न रूप से देख सकते हैं।
पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जीवन के लिए आवश्यक हैं क्योंकि प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। पौधे मिट्टी के क्षरण यानी मिट्टी के अपरदन, मिट्टी के कटने बहने को रोकते हैं, भूकंप को लाने से भी रोकते हैं और मृदा क्षरण को रोकते हैं, मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, वातावरण की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। मरुद्भिद के उदाहरण जैसे कि नागफनी, यूफोर्बिया एवं एकासिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम पाते हैं कि कुछ पौधे विविध उत्पादों के कारण अपनी विशेष सत्ता रखते हैं। देखिए इस प्रकार के कुछ पौधे हैं। अनाज में कौन कौन हो गए? गेहूँ चावल, दाल में मटर अरहर मूंग हो गया, सब्जी में मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, तना हो गया, आलू अरबी। देखिए आलू क्या है? ये हो गया भूमि के नीचे का तना। अब इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। भूमि के नीचे में भी पाए जाने वाले तने हम लोग खाते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये चारों तना है। ठीक है, बहुत बार लोग जड़ लिख देते हैं, ये जड़ नहीं है, तना है। अब उसके आगे है पेय पदार्थ में चाय है, कहवा है, कोको है। रेशेदार पदार्थ में कपास, जूट। उसके अलावे औषधि में है पेनिसिलिन, एट्रोपिन, कुनैन जिसके पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनती है, मॉर्फिन, इसबगोल। ये हमने पौधों के बारे में जाना। बच्चों के लिए पौधों का महत्व। बच्चों के लिए पौधे अनेक आयामों में लाभकारी होते हैं। पौधे के महत्व को हम इस रूप में देखते हैं कि वह मानव एवं जंतु के लिए जीवनदायिनी गैस के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास से बच्चे भली भांति अवगत एवं प्रभावित होते हैं, जिससे उनके पौधों के विकास व वृद्धि के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ती है, जो बच्चों के लिए लाभकारी होता है। ये हमने जाना अभी तक पौधों के बारे में। ठीक है, अगले खंड में हम जानेंगे जंतुओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।